फरवरी 2000, रात का अंधेरा, -10 डिग्री तापमान। लाइन ऑफ कंट्रोल के पाकिस्तानी साइड पर एक छोटा सा गांव है लोनजोट। यहां एक आदमी खड़ा है, एक आंख गायब, दाढ़ी मेहंदी से रंगी और हाथ में एक भारतीय सैनिक का कटा हुआ सिर। सिपाही भौसाहेब मारुति तलेकर का सिर। अगले दिन ये तस्वीरें पाकिस्तान के अखबारों में छपेंगी। बाजारों में इस सिर को फुटबॉल की तरह ठोकरें मारी जाएंगी और पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ खुद इस आदमी को 1 लाख रुपए इनाम देंगे। इस शख्स का नाम है मोहम्मद इलियास कश्मीरी। CNN ने इसे दुनिया का सबसे खतरनाक आदमी कहा। अमेरिका ने इसके सिर पर $50 लाख का इनाम रखा और 2025 की 1350 करोड़ रुपए कमाने वाली ब्लॉकबस्टर धुरंधर में अर्जुन रामपाल ने जो मेजर इकबाल का रोल निभाया वो इसी शख्स पर बेस्ड है। लेकिन फिल्म में जो दिखाया गया असलियत उससे 100 गुना ज्यादा खतरनाक है और आज हम वो पूरी कहानी बताएंगे जो कोई नहीं बताता। इस कहानी को समझने के लिए हमें जाना होगा 1964 में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के एक छोटे से शहर भीमबेर में। यहां एक आम परिवार में इलियास कश्मीरी पैदा हुआ। बचपन से उसका सपना था फौजी बनना और उसने ये सपना पूरा किया। पाकिस्तान आर्मी की सबसे एलीट यूनिट स्पेशल सर्विसेज ग्रुप यानी SSG में उसका सिलेक्शन हो गया। वही यूनिट जिसे ब्लैक स्टॉक्स कहा जाता है। लेकिन जिंदगी का असली मोड़ आया 1980 के दशक में। सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पर हमला किया और अमेरिका पाकिस्तान ने मिलकर अफगान मुजाहिदीन को ट्रेन करना शुरू कर दिया। कश्मीरी को मीरम शाह भेजा गया, मुजाहिदीन को एक्सप्लोसिव सिखाने। इसी जंग में उसकी एक आंख गई, एक उंगली कटी। लेकिन जो उसने सीखा वो किसी मिलिट्री एकेडमी में नहीं पढ़ाया जाता। गुरिल्ला वॉरफेयर, एम्बुश ऑपरेशंस और बम बनाने की वो कला जो बाद में पूरी दुनिया को कंपाएगी। अफगान जंग खत्म हुई। मुजाहिदीन को अब किसी की जरूरत नहीं थी। लेकिन ISI को एक नया प्रोजेक्ट मिल गया, कश्मीर। और इलियास कश्मीरी को एक नया मिशन, भारत के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर। उसने हरकतुल जिहाद अल इस्लामी यानी HUJI ज्वाइन किया। लेकिन उसे नहीं पता था कि ISI जिस राक्षस को पाल रही है वो एक दिन उन्हीं को खा जाएगा। 1994 का साल। कश्मीरी ने अपना सबसे बड़ा ऑपरेशन प्लान किया, ऑपरेशन अल हदीद। इसमें उसने ब्रिटिश पाकिस्तानी उमर सईद शेख के साथ मिलकर 4 विदेशी टूरिस्ट किडनैप किए, जिनमें एक अमेरिकी भी था। डिमांड क्या थी? जेल में बंद मौलाना मसूद अजहर और दूसरे आतंकियों की रिहाई। इंडियन पुलिस ने रेड मारी। उमर सईद शेख पकड़ा गया, लेकिन कश्मीरी भाग गया और ये उसकी पहली गिरफ्तारी भी नहीं थी। 1990 के दशक के मध्य में पुंछ सेक्टर के पास इंडियन आर्मी ने उसे पकड़ लिया था। 2 साल जेल में रखा गया और फिर वो भाग गया, ऐसे कि किसी को भनक तक नहीं लगी। ये बात समझिए दोस्तों, जो पकड़ा गया वो उमर सईद शेख बाद में डैनियल पर्ल का कातिल बना और जिनकी रिहाई की डिमांड थी वो मसूद अजहर बाद में जैश-ए-मोहम्मद बनाकर भारत पर हमले करवाएगा। फिल्म IC 814 हाईजैक से शुरू होती है जब इंडिया को मजबूरन मसूद अजहर को छोड़ना पड़ा। R माधवन का कैरेक्टर अजय सन्याल जो अजित दवल पर बेस्ड है, इस अपमान को कभी नहीं भूलता। दिसंबर 1999 में HUJI के ही एक स्प्लिंटर ग्रुप ने IC 814 हाईजैक किया, कंधार ले गए। भारत को मसूद अजहर, उमर सईद शेख और मुश्ताक अहमद जरगर तीनों आतंकियों को छोड़ना पड़ा। और इलियास कश्मीरी, वो इस पूरी चेन का बैकबोन था। एक किडनैपिंग से शुरू हुई चेन, IC 814, जैश-ए-मोहम्मद, पार्लियामेंट अटैक, 26/11, ऑपरेशन सिंदूर। लेकिन कश्मीरी रुकने वाला नहीं था। HUJI के लीडर कारी सैफुल्लाह अख्तर से उसकी अनबन हो गई, तो उसने क्या किया? अपनी खुद की प्राइवेट आर्मी बना ली, ब्रिगेड 313। ये वो यूनिट थी जो किसी देश की नहीं थी, कोई झंडा नहीं था, लेकिन ट्रेनिंग कैंप्स कश्मीर से वजीरिस्तान तक फैले थे। इलियास कश्मीरी 1999 इंटरव्यू में, हमने अरबों से लड़ने का तरीका सीखा, रूसियों और अमेरिकियों दोनों की स्टाइल मिलाकर। अगर कश्मीर का मसला हल भी हो जाए तो भारत के और भी हिस्से हैं जो जीतने बाकी हैं। और यहीं पर कहानी का सबसे खतरनाक मोड़ आता है। 2003 में कश्मीरी ने वो काम कर दिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी।
उसने खुद मुशर्रफ को मारने की साजिश रची। वही मुशर्रफ जिसने उसे इनाम दिया था। आईएसआई ने उसे गिरफ्तार किया, टॉर्चर किया, लेकिन 2004 में उसे छोड़ दिया गया। यह पाकिस्तान की सबसे बड़ी गलती थी। जेल से निकलते ही उसने जैश ए मोहम्मद के मसूद अजहर के नीचे काम करने से इनकार कर दिया। मसूद अजहर ने उसे मारने की कोशिश भी की, लेकिन कश्मीरी बच गया। इस आदमी को मारना इतना आसान नहीं था। 2007 में लाल मस्जिद ऑपरेशन के बाद कश्मीरी पूरी तरह टूट गया। पाकिस्तान से उसकी आखिरी उम्मीद खत्म हो गई। अब उसने अल-कायदा का हाथ थाम लिया। ब्रिगेड 313 अब अल-कायदा की शैडो आर्मी लश्कर अल-जिल का हिस्सा बन गई। इसमें तालिबान, अफगान तालिबान, हक्कानी नेटवर्क और यहां तक कि इराक के पुराने रिपब्लिकन गार्ड्स भी शामिल थे। और नवंबर 2008 में कश्मीरी ने अपना बदला भी ले लिया। रिटायर्ड मेजर जनरल फैसल अलवी, जिन्होंने वजीरिस्तान में पहला मिलिट्री ऑपरेशन चलाया था, उन्हें इस्लामाबाद के बाहर गोलियों से भून दिया गया। कश्मीरी का संदेश साफ था, जो मेरे खिलाफ जाएगा मैं उसके घर में घुसकर मारूंगा। मेजर इकबाल यानी अर्जुन रामपाल आईएसआई का आदमी है, जो रहमान डकैत को हथियार सप्लाई करता है, नकली भारतीय करेंसी छापता है और 26/11 की पूरी प्लानिंग के पीछे का मास्टरमाइंड है। फिल्म में वो सबसे भयानक सीन है जब मेजर इकबाल एक इंडियन जासूस को बर्बरता से टॉर्चर करता है। इलियास कश्मीरी ने अल-कायदा लीडरशिप को मुंबई पर हमले का आइडिया दिया। पाकिस्तानी पत्रकार सैयद सलीम शहजाद के मुताबिक कश्मीरी ने यह प्रपोजल रखा कि मुंबई पर हमला करो, इंडिया पाकिस्तान में जंग छिड़ेगी और अमेरिका का ध्यान वजीरिस्तान से हटेगा। अल-कायदा ने मंजूरी दी और प्लान लश्कर ए तैयबा को सौंप दिया गया। और यहां आता है डेविड कोलमन हेडली, वो अमेरिकी पाकिस्तानी जिसने मुंबई में टारगेट्स की रेकी की। हेडली ने बाद में एफबीआई को बताया कि वो 2 बार वजीरिस्तान में कश्मीरी से मिला। कश्मीरी ने उसे $1,500 दिए और कहा, पहले डेनमार्क का अखबार उड़ाओ जिसने पैगंबर के कार्टून छापे, फिर इंडिया पर फोकस करो। हेडली ने पुणे की जर्मन बेकरी का वीडियो बनाया, मुंबई में ताज होटल की रेकी की और यहां तक कि लॉकहीड मार्टिन के सीईओ को मारने का प्लान भी बनाया। एक अमेरिकी अधिकारी ने कहा, कश्मीरी अल-कायदा के सीनियर टेररिस्ट के उस जहरीले स्टू का सबसे अहम इंग्रेडिएंट है जो इस क्षेत्र और उसके बाहर ऑपरेशंस प्लान कर रहे हैं। 26 नवंबर 2008 मुंबई में तबाही मच गई। ताज होटल, ओबरॉय, सीएसटी स्टेशन खून से रंग गए। 166 लोग मारे गए। और धुरंधर फिल्म का सबसे दिल दहलाने वाला सीन यही है जब हमले की असली ऑडियो रिकॉर्डिंग्स चलती हैं, जहां आतंकी अपने हैंडलर से बात कर रहे हैं। फिल्म में हमजा यानी रणवीर सिंह का कैरेक्टर इस हमले के बाद अंदर से टूट जाता है और तब ऑपरेशन धुरंधर का असली मकसद बदल जाता है। अब सिर्फ जासूसी नहीं, अब बदला। 2 मई 2011 एबटाबाद, पाकिस्तान। अमेरिकी नेवी सील्स ने ओसामा बिन लादेन को मार गिराया और एनबीसी न्यूज ने रिपोर्ट किया कि बिन लादेन का अगला उत्तराधिकारी कौन है, इलियास कश्मीरी। दुनिया के खुफिया एजेंसियों ने उसे अल-कायदा की नई स्पेशल ऑपरेशंस काउंसिल का मेंबर बताया, सैफ अल अदेल और अदनान अल शुक्री जुमाह के साथ। इतना ही नहीं, कश्मीरी पर शक था कि दिसंबर 2009 में अफगानिस्तान के खोस्त प्रांत में CIA के कैंप चैपमैन पर हुए आत्मघाती हमले की प्लानिंग भी उसी ने की थी, जिसमें 7 CIA एजेंट मारे गए थे। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी, एबटाबाद से बरामद दस्तावेजों में पता चला कि बिन लादेन ने मरने से पहले कश्मीरी को एक आखिरी मिशन दिया था, अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा पर हमले की प्लानिंग करो। पाकिस्तानी पत्रकार सैयद सलीम शहजाद ने लिखा, दुनिया की इंटेलिजेंस एजेंसियां उसे लगातार दुनिया का सबसे प्रभावी, खतरनाक और सफल गुरिल्ला लीडर बताती हैं। बिन लादेन की मौत के ठीक 32 दिन बाद 3 जून 2011 साउथ वजीरिस्तान का जिला, रात का वक्त, इलियास कश्मीरी मौलवी नजीर के एक बाग में पहुंचा था। सिर्फ आधे घंटे पहले CIA के इन्फॉर्मेंट नेटवर्क ने रियल टाइम लोकेशन भेजी। अमेरिकी प्रीडेटर ड्रोन ने 2 हेलफायर मिसाइलें दागी। कंपाउंड तबाह हो गया। अमेरिकी अधिकारियों ने कहा, 99% यकीन है कि कश्मीरी मारा गया, खेल खत्म। या शायद नहीं। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के स्पोक्समैन ने कहा, कश्मीरी जिंदा है।
जुलाई 2011 में डॉन अखबार ने रिपोर्ट किया कि वो पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर एक्टिव है। भारत सरकार ने उसे अपने 5 मोस्ट वांटेड में रखा। मतलब भारत को भी यकीन नहीं था कि वो मरा। आखिरकार 2012 में अलकायदा के पाकिस्तान स्पोक्समैन उस्ताद अहमद फारूक ने एक ऑडियो टेप में उसकी मौत कंफर्म की। मेजर इकबाल बड़े साहब के रूप में सामने आता है, और भी ज्यादा खतरनाक, और भी ज्यादा ठंडा। अर्जुन रामपाल ने इसे करियर की बेस्ट परफॉर्मेंस दी है। लोग कह रहे हैं कि वो अक्षय खन्ना से भी 10 गुना ज्यादा भयानक है। असली कश्मीरी का कोई शरीर कभी बरामद नहीं हुआ। उसकी मौत का रहस्य आज भी बरकरार है। और ब्रिगेड 313, वो आज भी एक्टिव मानी जाती है, शाह साहिब नाम के तालिबान कमांडर के नेतृत्व में। दोस्तों, इलियास कश्मीरी की कहानी सिर्फ एक आतंकी की कहानी नहीं है। ये पाकिस्तान के पूरे प्रॉक्सी वॉर मॉडल की कहानी है। आईएसआई ने उसे बनाया, एसएसजी ने ट्रेन किया, मुशर्रफ ने इनाम दिया, और फिर वही आदमी मुशर्रफ को मारने चला, पाकिस्तानी जनरलों की हत्या करवाई और अलकायदा का सबसे ताकतवर कमांडर बन गया। और धुरंधर फिल्म इसीलिए इतनी पावरफुल है क्योंकि ये सिर्फ एक स्पाई थ्रिलर नहीं है, ये उस पूरे सिस्टम को एक्सपोज करती है। IC 814 से शुरू हुई कहानी, मसूद अजहर की रिहाई, पार्लियामेंट अटैक, 26/11 और आखिर में ऑपरेशन सिंदूर, ये सब एक चेन है। और इलियास कश्मीरी इस चेन की सबसे अहम कड़ी था। अजीत डोवल, जिन पर फिल्म का अजय सन्याल बेस्ड है, ने एक बार कहा, पाकिस्तान ने आतंकवाद को विदेश नीति का हथियार बनाया, लेकिन हथियार बोलने लगे तो हाथ कट गए। आज 2026 में ऑपरेशन सिंदूर के बाद दुनिया बदल चुकी है। भारत ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर 9 टेरर कैंप तबाह किए। इंडियन नेवी मिनटों दूर थी कराची पर स्ट्राइक करने से, और जैश-ए मोहम्मद के चीफ मसूद अजहर के भाई मोहम्मद ताहिर की रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत हो गई। वही मसूद अजहर जिसे IC 814 के बदले छोड़ा गया था। नियति का खेल देखिए, जो चेन 1994 में इलियास कश्मीरी के एक किडनैपिंग से शुरू हुई, वो 2025 में ऑपरेशन सिंदूर पर जाकर खत्म हुई। और सबसे बड़ी बात, वो पत्रकार सैयद सलीम शहजाद, जिसने कश्मीरी और 26/11 के बीच कनेक्शन एक्सपोज किया, उसे 2011 में पाकिस्तान में टॉर्चर करके मारा गया। सच बोलने की कीमत। तो दोस्तों, सवाल यह है, क्या इलियास कश्मीरी सच में मरा, या वो आज भी किसी पहाड़ की गुफा में बैठकर अगला प्लान बना रहा है? और क्या पाकिस्तान ने अपने फ्रैंकेनस्टीन से कोई सबक सीखा, या आज भी वही खेल जारी है? आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर बताइए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक बटन जरूर दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ऑन कर दीजिए ताकि ऐसी कहानियां आप तक पहुंचती रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। जो देश अपने हथियारों पर नियंत्रण खो दे, उसे इतिहास माफ नहीं करता।